Now fourth chapter, short answer questions. From the following particulars pertaining to J Company Limited, prepare profit and loss statement for the year ended 31st March 2015. Cost of material consumed, revenue from operation, other income, employee benefit expense, finance cost, depreciation, provision for taxations are given. So यहाँ पर अपने को short answer question, J Company Limited profit and loss statement for the year ended 31st March 2015 heading डालना है ये. Particulars amount 2 columns. उसमें जो है सो आपको रेवेन्यू और एक्सपेंसेस 2 हेडिंग्स रहते हैं. ठीक है, रेवेन्यू में क्या रहता, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहता और अदर इनकम, इनके दोनों को टोटल कर लिए तो अपने को ए आ जाता. फिर उसके बाद एक्सपेंसेस जो भी रहते वो लेना. एक्सपेंसेस में क्या रहता आपको, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन. ये अब फर्स्ट प्रॉब्लम में अपने को ऑलरेडी गिवन है, एज इट इज ले लेना. ये बी रहता. ठीक है, ये बी के टोटल में से, ए के टोटल में से बी के टोटल को माइनस करे तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता. उसमें से इनकम टैक्स एक्सपेंसेस 50% जो दिया, ये जो प्रॉफिट आया अपने को ए माइनस बी करे अपन, उसमें से 50% निकालने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो ये रहता अपने को क्वेश्चन में जो दिए है, ये अपने को आइडेंटिफाई करने का रहता कि रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस है. ठीक है, तो रेवेन्यू में देखिए आप, खाली रेवेन्यू में 2 आइटम्स रहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहीं में आता अपने को, एक्सपेंसेस में आता. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेवेन्यू, अदर इनकम रेवेन्यू, ये 2 आइटम्स जो है ना अपने को रेवेन्यू में लेने का है. नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये फर्स्ट वाला, उसके बाद ये 3 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन. अमाउंट जो भी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट देखिए 3,57,000 है, अदर इनकम 23,000. तो ये दोनों को ऐड कर लिया अपन तो 3,80,000 रेवेन्यू हो रहा. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1,20,000 गिवन है क्वेश्चन में. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 85,000 एज इट इज लिख लेना है. फाइनेंस कॉस्ट 37,000, डिप्रिसिएशन 18,000. ठीक है, ये पूरा एक्सपेंसेस का टोटल करे तो अपने को बी 2,60,000 आ रहा. नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा मालूम होता अपने को, ए माइनस बी करे तो 3,80,000 माइनस 2,60,000. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपने को कितना आ गया, 1,20,000 आ गया. उसमें से क्या करना है अपने को, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस 50% माइनस करना है. सो 1,20,000 माइनस 60,000 करे तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता. इट्स क्लियर नाउ. नाउ विल सी द सेकंड प्रॉब्लम. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू सोहन कंपनी लिमिटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज एट March 31st 2015. ठीक है, अपने को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया एसेट्स एंड लायबिलिटीज के. अब अपने को इसमें बैलेंस शीट बनाना है. ठीक है, तो सोहन कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31st March 2000, ये हेडिंग डाल देके. अब यहाँ पर बैलेंस शीट में आपका जो ट्रेडिशनल मेथड रहता है, लायबिलिटीज अमाउंट वो नहीं रहता, इसमें शेड्यूल 3 के हिसाब से अपने को बनाने का रहता. तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट. ठीक है, ये आपको लायबिलिटीज में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, ये टेबल रहता, आपको लर्न कर लेना रहता. क्या रहता अपने को लायबिलिटी में, अब यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर उसमें शेयर होल्डर फंड्स बोल के, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है, शेयर कैपिटल को 1 डिनोट करते हैं, नोट नंबर, ये रिजर्व एंड सरप्लस 2. फिर नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता. करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. नो एसेट्स, यहाँ तक ये जो टोटल रहता है ये लायबिलिटी का टोटल रहता. उसके बाद एसेट्स में आपको नॉन करेंट एसेट, फिक्स एसेट, करेंट एसेट 2 रहते. करेंट एसेट में टैंजिबल, इंटैंजिबल एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीजें आती है यहाँ पर. फिर उसके बाद करेंट एसेट में जो है सो करेंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ठीक है ना. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिए अपने को, इसमें से जो है सो अपने को आइडेंटिफाई करना रहता है कि लायबिलिटीज के आइटम क्या है, एसेट्स के आइटम क्या है. शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज, शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज 1 डाल के यहाँ पर डाल देना. कौन सी हेडिंग में आता वो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग में. टैंजिबल एसेट्स देखिए, टैंजिबल एसेट्स फिक्स एसेट में यहाँ पर 10,60,000 टैंजिबल एसेट्स. इनटैंजिबल एसेट्स 3,20,000. जनरल रिजर्व आपको रिजर्व एंड सरप्लस में लेना रहता. ठीक है, 3,65,000. ये जनरल रिजर्व के लिए आपको एडजस्टमेंट करना रहता. प्रॉफिट भी है अपने को 1,30,000, तो 2,35,000, 1,30,000 ऐड करके जनरल रिजर्व में टोटल 3,65,000 आ रहा आपको. ठीक है, ये प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 1,30,000, उसको और जनरल रिजर्व को, ये दोनों को ऐड कर लेके लेना रहता आपको. नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डायरेक्टली अपने को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, नॉन करेंट लायबिलिटी में आता वो. इन्वेंट्रीज देखिए डायरेक्ट है आपको करंट एसेट में. नेक्स्ट ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटीज में. नेक्स्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लायबिलिटी में. करंट लायबिलिटी में 2 चीजें आती है, क्या क्या आती है, ट्रेड पेएबल एक आता, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एक आता. नेक्स्ट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट लेने का है आपको, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. फिक्स एसेट में टैंजिबल, इंटैंजिबल, उसके नीचे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. ये टेबल है आपको टेक्स्ट बुक में, इसको पहले लर्न कर लेना. यू विल गेट 4 मार्क्स फॉर इट. खाली टेबल डाल देने का रहता आपको. उसके बाद जो है थोड़ा वर्किंग नोट्स करके यहाँ पर अमाउंट्स डाल देना. इट लॉन्ग प्रॉब्लम में आता है आपको. नेक्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में. ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट में. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट में.
अब ये पूरे आइटम्स ले लेने के बाद इसका टोटल कर लेना। ये लायबिलिटी का टोटल रहता 19,35,000 और जो है सो अपने को एसेट्स का ये टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश, ये पूरों का टोटल करे तो 9,35,000 इसका भी अपने को टैली हो जाता। ऐसे फॉर्म में टैली होता अपने को बैलेंस शीट यहाँ पर। इट्स क्लियर नाउ, यू हैव टू लर्न द टेबल फर्स्ट। ठीक है, इक्विटी लायबिलिटी में रिजर्व एंड शेयर कैपिटल रिजर्व, ये याद हो जाना आपको। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता। करंट लायबिलिटी में क्या आता है? ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ये लायबिलिटी का यही फॉर्मेट में आपको लिखना रहता है। एग्जाम में एज इट इज आप जाके ये पहले टेबल लिख देना, उसके बाद जो भी आइटम्स क्वेश्चन में अपने को मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डाल देना रहता, ट्रेड पेबल अमाउंट डाल देना वहां पर। थोड़े जो है सो अपने को 2-3 आइटम अगर है तो वर्किंग नोट्स में नोट एंड एक्सप्लेनेशन में लिखने का रहता। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये प्रॉब्लम में शॉर्ट प्रॉब्लम है, आपको डायरेक्ट दे दिया। एक्चुअली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स आते। ठीक है, तो वो नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन में दिखाना रहता। एसेट्स में टेंजिबल, अब फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ऐसा जितने भी रहते टेंजिबल वो पूरों को नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन में दिखा के ऐड करना। ये शॉर्ट प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट दे दिए, इसलिए अपन डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर, मालूम करें। इट्स क्लियर नाउ। नाउ विल सी द थर्ड क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, रॉ मटेरियल दे दिया अपने को, रॉ मटेरियल परचेज, ये तो अपने को इसमें नहीं यूज होता। वर्किंग प्रोग्रेस देखिए, ओपनिंग 1/4 ओपनिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग, रॉ मटेरियल ओपनिंग है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल परचेज तो नहीं यूज होता। फिर उसके बाद फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, क्लोजिंग 31 मार्च के जो भी है 2015 ये क्लोजिंग है। ये 3 आइटम्स अपने को क्लोजिंग है, ये 3 आइटम्स जो है अपने को ओपनिंग है। सो असर्टेनमेंट ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 1/4 कुछ क्या क्या है अपने को, वर्क इन प्रोग्रेस 20,000 है, फिनिश गुड्स 1 लाख है, रॉ मटेरियल 70,000। तो ये तीनों को ऐड कर लिए तो आपको 1,90,000 ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाती। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है अपने को 25,000 है, फिनिश गुड 75,000 है, रॉ मटेरियल 60,000 है। ये तीनों का ऐड कर लिए तो 1,60,000 आ रहा। तो चेंज इन इन्वेंट्री क्या करना रहता है अपने को, ओपनिंग इन्वेंट्री का टोटल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री का टोटल 30,000 आ रहा। सो यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस आ रही। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री मोर आ रही। सो एज ये नोट लिखना, एज क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री इट अपीयर्स एज पॉजिटिव वैल्यू इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अपने को क्वेश्चन में ये देते ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये जो चेंजेस आते अपने को 30,000 जो आता है वो पॉजिटिव में लेना। कब? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है सो कम है तो। अगर सपोज यहाँ पर 1,60,000, यहाँ पर 1 लाख, ओपनिंग एंट्री जो है सो कम रहती थी, अगर क्लोजिंग एंट्री ज्यादा रहती थी तो नेगेटिव में ब्रैकेट में लेने का रहता अपने को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में बनाते जब अपने को इन्वेंट्री जो लेते अपन वो रहता। अब यहाँ पर शॉर्ट में आपको डायरेक्टली 4 मार्क्स में आ सकता है असेसमेंट ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री। तो उसके लिए क्या करना है आपको, पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश रॉ का टोटल कर लेना, फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश रॉ का टोटल कर लेना। ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस कर देना। ठीक है, एक नोट लिखना रहता है, एज क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस है देन द ओपनिंग इन्वेंट्री इट अपीयर्स पॉजिटिव वैल्यू आती बोल के लिखना है। क्या लिखना है, पॉजिटिव वैल्यू अपीयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नाउ विल सी द फोर्थ वन, शो हाउ द फॉलोइंग बैलेंस विल अपीयर इन द बैलेंस शीट आफ्टर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट। इक्विटी, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये दे दिया अपने को। खाली दिखाना है कि जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये चीजों को कैसा लेते। ठीक है, एडजस्टमेंट, प्रोपोज डिविडेंड 10%, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 75,000। तो यहाँ पर अपने को जनरल रिजर्व, ये रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड हेडिंग में आता है। ठीक है, जनरल रिजर्व लेना है अपने को 2 लाख, उसमें सरप्लस प्रॉफिट जो भी दिए और जनरल रिजर्व में क्या करना है आपको, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व पहले जो भी दे रहता है एडजस्टमेंट में, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये काउंटर एंट्री के जैसा रहता। जनरल रिजर्व में एक बार ऐड करना, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करना रहता। इट्स क्लियर। तो जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व पहले अपन ऐड कर लिए, 2,75,000 आ गया। अब देखिए प्रॉफिट 1 लाख और प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स 4,50,000, ये दोनों को ऐड कर लिए। उसमें से जनरल रिजर्व को मैं अभी बोली ना आपको, माइनस काउंटर एंट्री के जैसा रहता वो 75,000 ये ब्रैकेट में ले लिए। प्रोपोज डिविडेंड 10%, प्रोपोज डिविडेंड क्या पे निकालना रहता, हमेशा कैपिटल पे निकालना रहता। ठीक है, ये 5 लाख पे अपने को 10% प्रोपोज डिविडेंड निकाले तो 50,000 आया। सो ये 55,000 5,50,000 में से जो है सो 75,000 माइनस करना, जो भी चीज माइनस करना रहता है यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना उसको। सो 1,25,000 माइनस करने के बाद आपको 4,25,000 आता। ठीक है, ये जस्ट अपने को दिखाने का है। 2,75,000 4,25,000 टोटल करके अपने को 7 लाख रिजर्व एंड सरप्लस बोल के बैलेंस शीट में लेना रहता। ये अपने को नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन में लिखने का है। इट्स क्लियर नाउ, वंस अगेन आई एक्सप्लेन यू। जनरल रिजर्व ले लेना है, उसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व पहले ऐड कर लेना, ए हो जाता। ठीक है, फिर सरप्लस प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी दिया ये अपने को दोनों को ऐड कर लेके जनरल रिजर्व को फिर माइनस कर देना और डिविडेंड को माइनस कर देना। 5 लाख पे 10% निकाल के 4,25,000 आ जाता। फिर ये जनरल रिजर्व जो ट्रांसफर जनरल रिजर्व ऐड करे सो आंसर था, दोनों को ऐड कर लेना तो अपने को 70 लाख आता। वो जो है सो अपने को दिखाना रहता कहाँ पर, बैलेंस शीट में।